अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। केमिकल काइनेटिक्स का ही पार्ट इसको मान के हम लोग चलते हैं। ये मेंस के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ एडवांस के सिलेबस में है। एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं दिया हुआ है, बट बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। एक्चुअली फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, तो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें वहाँ अप्लाई होती हैं और एडवांस में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में नहीं आते हैं, बट एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहली बात कि रेडियो एक्टिविटी बोलते किसको है, होता क्या है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि किसी एटम के न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, along with emission of some highly energetic and penetrating rays। जब कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है और वहाँ से कुछ रेज निकलती हैं जो हाईली एनर्जेटिक होती हैं, जो हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, जैसे गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये सब निकलती है वहाँ से। तो इस फिनोमेना को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और जो रेज वहाँ से निकलती है जब रेडियो एक्टिविटी होता है तो उन रेज को नाम दिया जाता है रेडियो रेज या बैक्वरल रेज भी बोलते हैं उनको, रेडियो रेज या फिर बैक्वरल रेज। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन नोट करेंगे। वहाँ पे हम लोग डेफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ nucleus of certain elements along with emission of some highly energetic and penetrating rays is called radioactivity। चलिए, तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशंस। अब होता क्या है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी पे किसी भी फिजिकल पैरामीटर या केमिकल कॉम्बिनेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल पैरामीटर सच एज प्रेशर हुआ या टेम्परेचर हुआ, इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी पे, या किसी तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी पे। मतलब आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो ऐसा नहीं होगा कि रेडियो एक्टिविटी पहले कुछ और हो रहा था बाद में कुछ और होने लगेगा, या प्रेशर चेंज कर दें तो भी ऐसा नहीं होगा, या केमिकल कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बन का जैसे एक आइसोटोप होता है कार्बन 14, ये रेडियो एक्टिव होता है, एक फैक्ट है, ये पता भी होगा, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इसका हम लोग किसी से रिएक्शन करा के, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के CO2 बना दिए, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन 14 ही है। तो अगर ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है तो CO2 में जो कार्बन का एटम है वो भी रेडियो एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी से केमिकली वो कंबाइन कर गया तो वो रेडियो एक्टिव नहीं रह जाएगा, क्योंकि केमिकली कंबाइन करने में जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो जो आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग देखे थे केमिकल काइनेटिक्स में, उसका यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। रेडियो एक्टिविटी में आर्हेनियस इक्वेशन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये हो गया। दूसरी चीज़ की जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि उनका जो हाफ लाइफ है वो उनके इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा देखा गया है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। तो ये दो चीज़ें आपको वहाँ पे नोट करनी है कि रेडियो एक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमेना, so it is not affected by any physical parameter or chemical combination. So it is not affected by any physical parameter or any chemical combination.
और दूसरा पॉइंट ये नोट करना है वहाँ पे कि ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, all radioactive reactions are first order reactions because their half life does not depend upon their initial amount, because their half life does not depend upon their initial amount. तो ये हो गया। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जितने भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन है वो सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में देखी हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे रेडियोएक्टिव रिएक्शंस के लिए। बस थोड़ा चेंज के साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे ए से बी एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन है, ए से बी एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन है, तो इसके लिए अब हम लोग रेट कांस्टेंट ना यूज़ करके इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसको बोला जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे कंसंट्रेशन, तो यहाँ कंसंट्रेशन ना यूज़ करके यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हो गए n0 ए के। जब टाइम कुछ आगे बढ़ा t, तो इसका कुछ n एटम डिसइंटीग्रेट कर गया, तो बचा कितना, तो n0 माइनस n, जिसको हम लोग बोल देंगे nt, और इसके तब n नंबर ऑफ एटम्स बने होंगे। वहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे, R इज इक्वल टू लिखा जाता था K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, ऐसा लिखते थे हम लोग। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक्टिविटी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। एक्टिविटी इज इक्वल टू K की जगह आ गया लैम्डा, और कंसंट्रेशन की जगह आ गया नंबर ऑफ एटम्स। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे यूज होती है। लैम्डा का यूनिट वही होगा जो K का यूनिट होता था, यूनिट ऑफ लैम्डा सेम पर सेकेंड या फिर पर मिनट या फिर पर आवर, इस तरीके से होगा। यूनिट ऑफ एक्टिविटी, इसको जनरली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड में, शॉर्ट में लिखा जाता है DPS, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। एक्टिविटी की यूनिट हम लोग यूज जो करते हैं वो डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। हाँ, ध्यान देना है कि एक्टिविटी अगर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में निकालना है तो लैम्डा किस में होना चाहिए, तो पर सेकेंड में। अगर आप लैम्डा पर मिनट में ले लेंगे तो यूनिट ए का क्या हो जाएगा, तो डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो इस तरीके से एक ही यूनिट होती है ये। एक ही और भी यूनिट होती है, ऐसा नहीं कि बस एक ही यूनिट है, एक ही और भी यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट होता है क्यूरी, और 1 क्यूरी शॉर्ट में CI से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, ऐसा होता है। 3 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। या एक यूनिट होती है रदरफोर्ड, और 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू होता है 10⁻6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो ये सब भी कुछ यूनिट है। अगर आप एक्टिविटी को DPS में कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो फिर जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो इसको यूज़ करेंगे, अगर रदरफोर्ड में कन्वर्ट करना है तो इसको यूज़ करेंगे। हाँ, बट उसके लिए पहले एक्टिविटी किस में होना चाहिए, तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में, मतलब उसके लिए लैम्डा किस में होना चाहिए, तो पर सेकेंड में। तो इस पे अगर क्वेश्चन आ रहा है एक्टिविटी कैलकुलेट करिए, तो आपको दो चीज़ें चाहिए, लैम्डा चाहिए और नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स है ये। मतलब मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, ठीक है। हाँ, लैम्डा के लिए हम लोग वो बोल सकते हैं कि T½ इज इक्वल टू 0.693 बाई K जो होता था, अब उसके जगह लैम्डा हो जाएगा। T½ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। तो अगर हाफ लाइफ पता है तो भी हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने के लिए इस तरीके का यूज़ किया जाता है। जैसे बोला गया कि कार्बन 14 है, कार्बन 14, इसका हाफ लाइफ हमें बता दिया गया 5770 ईयर्स, और बोला गया कि हमारे पास 28 ग्राम है कार्बन 14 का। बताइए इसकी एक्टिविटी कितनी है इन क्यूरी।
तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए एक्टिविटी क्यूरी में कितना आएगा, बस एक्सप्रेशन लिखिए, कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा तो बस एक्सप्रेशन लिखिए जिससे एक्टिविटी क्यूरी में आ जाए। एक बार खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो अगर यहाँ एक्टिविटी हमें निकालना है तो एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। तो लैम्डा कितना, तो लैम्डा हो जाएगा टी हाफ, पता है तो वहाँ से आएगा 0.693 बाई टी हाफ, लेकिन ये टी हाफ किस में, ईयर्स में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 0.693 अपॉन 5770 इनटू ईयर्स को डेज में पहले 365। अब ये लीप ईयर और ये सब चक्कर छोड़ दीजिएगा, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 365 से मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू डेज इनटू 24 आवर्स इनटू 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60। तो ये पर सेकेंड में हो गया लैम्डा, इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, तो 28 ग्राम है तो 28 अपॉन 14 ये मोल्स हो गए, इनटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो गए। तो ये एक्टिविटी अभी आ गया है, लेकिन ये एक्टिविटी अभी किस में आया है, तो डीपीएस में आया है। अब इसको क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, तो 3 इंटू 10⁻10। तो ये एक्टिविटी आ गया क्यूरी में, ये एक्सप्रेशन हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें कार्बन 14 के 28 ग्राम का एक्टिविटी मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक्टिविटी पे बेस्ड बनाए जाते हैं। इसको पॉज करिए और इसमें जो भी लिखना है लिखिए, ये जरूर लिखिएगा और ये यूनिट जरूर लिखिएगा। अगर ये एग्जाम्पल नोट करना है तो ये एग्जाम्पल भी नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी जो इक्वेशंस हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में डिराइव किए थे, k का इक्वेशन 2.303 बाई टी log ऑफ c0 बाई सी टी, या सी टी इज इक्वल टू c0 e रेज टू द पावर माइनस के टी, तो उस तरह के इक्वेशन यहाँ पे भी होते हैं। एक्चुअली एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डी एन ए बाई डी टी से, जो वहाँ डी सी ए बाई डी टी होता था कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा, k की जगह लैम्डा इंटू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ए, माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के सी ए होता था, माइनस डी एन ए बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन ए। फिर से वही है, इंटीग्रेशन वैसा ही होगा जैसा फर्स्ट ऑर्डर में होता था, बस डिफरेंस है एन ए कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ एटम्स आ गया है, डी टी को उधर ले जाना है, एन ए को इधर ले आना है, माइनस डी एन ए अपॉन एन ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देना है टी इक्वल टू 0 से टी, और इसको इंटीग्रेट कर देना है एन नॉट से एन टी। तो सेम वही इक्वेशन आ जाएगा जो फर्स्ट ऑर्डर में होता था, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी, या फिर इसको लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी। सेम उसी से रिलेट करिए, फर्स्ट ऑर्डर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे भी, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बस रिप्लेस किसको किससे करना है ये ध्यान में रखिए। k को रिप्लेस करना है लैम्डा से, कंसंट्रेशन को रिप्लेस करना है नंबर ऑफ एटम से, और रेट को रिप्लेस करना है एक्टिविटी से, ए से। या वहाँ पे जो C0 इज इक्वल टू सी टी ई रेज टू दी पावर माइनस के टी होता था, तो यहाँ पे सी टी की जगह आ जाएगा एन टी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रिमेनिंग एट टाइम टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। या किसी टाइम t में कितना एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, याद करिए क्या होता था, x इज इक्वल टू क्या होता था, C0 ब्रैकेट में होता था 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस के टी, तो यहाँ पे हो जाएगा n नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो गया n। या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, या नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 टू द पावर n, n नॉट अपॉन 2 टू द पावर n, जो वहाँ C0 अपॉन 2 टू द पावर n होता था वो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। आरएनएस इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आरएनएस इक्वेशन यहाँ पे यूज नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ ये है, जैसे सपोज करिए पूरा का कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है,
तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है X, इसका 2 मोल यहाँ रखा गया है और इसका हाफ लाइफ है 10 मिनट। 2 मोल यहाँ पे रखे हम लोग और इसका हाफ लाइफ मान लीजिए बता दिया गया 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे कितने मोल X के बचेंगे, तो हाफ लाइफ अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट में आधा हो जाएगा, 2 मोल से 1 मोल बचेगा, 1 मोल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। फिर अगले 10 मिनट में फिर उसका आधा मतलब 0.5 मोल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, 0.5 मोल बचेगा। तो इस तरीके से ये हाफ होता चला जाएगा हर 10 मिनट में। ठीक बात है। अगर सपोज करिए यहाँ पे 100 एटम रख दिए गए हैं X के, तो 10 मिनट के बाद कितने एटम बचेंगे, तो 50 एटम बचेंगे, ये भी ठीक बात है। फिर अगले 10 मिनट के बाद 25 एटम बचेंगे। अब अगर सपोज करिए यहाँ पे एक सिंगल एटम X का रख दिया गया है, एक सिंगल एटम X का रख दिया गया है, तब 10 मिनट के बाद कितने एटम बचेंगे, आधा एटम बचेगा। ऐसा तो होगा नहीं, आधा एटम जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, या तो बचेगा तो पूरा एटम बचेगा या तो नहीं बचेगा। तो ऐसे में हाफ लाइफ का मतलब अब क्या, 10 मिनट के बाद क्या होगा यहाँ पे। तो बात ये है कि ये वाला जो एटम है X का, ये कभी भी डिसइंटीग्रेट कर सकता है। हो सकता है आप रखे हैं और उसके रखने के जस्ट बाद ही ये डिसइंटीग्रेट कर जाए। हो सकता है रखने के 1 मिनट बाद करे, हो सकता है 5 मिनट बाद करे, हो सकता है 8 मिनट बाद करे, हो सकता है 10 मिनट बाद करे, या हो सकता है 10 मिनट बाद भी ना करे, हो सकता है 20 मिनट बाद करे, या हो सकता है 1 घंटे बाद करे। बात ये कलेक्टिव होती है। आप एक सैंपल ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे एटम है, तो कोई एटम तुरंत अभी कर गया, कोई एटम 10 मिनट बाद किया, इस तरीके से करके ऑन एन एवरेज क्या होता है कि टी हाफ जो उसका हाफ लाइफ है, उतने टाइम में वो सैंपल आधा हो जाता है। आधा डिसइंटीग्रेट कर गया, सैंपल आधा बचा, तो ऑन एन एवरेज की बात होती है। मतलब एक लार्ज सैंपल लेके तब। लेकिन अगर एक एटम ले लेंगे तो इसके लिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं बता पाएंगे कि 10 मिनट के बाद ये आधा एटम बचेगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते। अब यहाँ पे होता क्या है, तब हम लोग एक डिफरेंट टर्म डिफाइन करते हैं, एवरेज लाइफ। टी एवरेज लिखते हैं इसको। एवरेज लाइफ या मीन लाइफ दोनों बोला जाता है, एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ। और ये क्या होता है कि ऑन एन एवरेज किसी एक एटम को डिसइंटीग्रेट करने में कितना टाइम लगा। ऑन एन एवरेज एक एटम कितने टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट करेगा, इसका कैलकुलेशन भी होता है, इसका डेरिवेशन भी है, बट वो हम लोग को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये एटम हो सकता है 1 मिनट बाद डिसइंटीग्रेट करे, हो सकता है 10 मिनट बाद, हो सकता है 50 मिनट बाद, हो सकता है 1 घंटे बाद। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जितने हम लोगों ने सैंपल लिया बहुत सारा, सबका हमने टाइम अलग अलग नोट किया कि किसको कितना टाइम लगा डिसइंटीग्रेट करने में, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम कर दिया। तो उससे ऑन एन एवरेज किसी एक एटम को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगा ये आ गया। उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 1/λ के बराबर। कैलकुलेट होके डायरेक्टली 1/λ आता है। लैम्डा को अगर यहाँ से लिखें तो 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा। तो 0.693 अपॉन में आएगा और टी हाफ ऊपर चला जाएगा, तो 1/0.693 कैलकुलेट करने पे 1.44 आता है। तो टी एवरेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया टी एवरेज का, एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे अप्लाई होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये n0/nt लॉग के अंदर आ रहा है, रेशियो आ रहा है। इस रेशियो को अगर याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने बहुत सारे तरीके से रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे भी ये रिप्लेस होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिप्लेस नहीं होता है, यहाँ पे भी हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं। ये n0 है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और ये nt है नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, तो उसका रेशियो मतलब मोल्स के रेशियो में भी होना चाहिए। इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स मतलब इनिशियल मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी मतलब नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो वो कैंसिल हो गया, जो मोल्स का रेशियो होगा वही एटम्स का रेशियो होगा, या जो वेट का रेशियो होगा वही एटम्स का रेशियो होगा। जो वेट का रेशियो वही मोल का रेशियो, क्योंकि एटॉमिक वेट से ही डिवाइड करना है दोनों ऊपर नीचे। या फिर यही एक्टिविटी का भी रेशियो है, इनिशियल एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी एट टाइम टी, क्योंकि एक्टिविटी को हम लोग लिख रहे हैं लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स।
तो इनिशियल एक्टिविटी निकालना है तो यहाँ एन नॉट हो जाएगा, और टाइम टी पे एक्टिविटी निकालना है तो यहाँ पे एन टी हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन टी। तो यहाँ एक्टिविटी का भी रेशो लिया जा सकता है। तो एन नॉट अपॉन एन टी को हम लोग इतने तरीके से यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीज़ें नोट करिए। ये जो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे वो सारे फॉर्मूले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चंस होते थे वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनाए जाएंगे, बस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे बोला गया कि एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका स्टार्टिंग में 5 ग्राम प्रेजेंट है, इसका हाफ लाइफ हमें दे दिया गया 10 मिनट। तो बताना है कि 50 मिनट के बाद कितना अमाउंट इसका बचेगा। तो वो हम लोग लिखे थे एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर एन। तो यहाँ एन नॉट की जगह वेट को भी उसी तरीके से कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो एटम्स का रेशियो वेट का रेशियो है, देखे थे अभी। तो 5 ग्राम अगर लिया गया है तो 5 अपॉन 2 टू दी पावर कितने हाफ लाइफ 50 मिनट में, तो 5 हाफ लाइफ। इसको कैलकुलेट कर लेना है। इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाएगा। या फिर बोला जाएगा कि ए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डिसइंटीग्रेट करके कुछ बनाता है सी। बी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डिसइंटीग्रेट करके बनाता है डी। इसका हाफ लाइफ हमें दे दिया गया 6 मिनट, इसका हाफ लाइफ हमें दे दिया गया 8 मिनट मान लेते हैं। बोला गया इनिशियली ए और बी के एटम्स का रेशियो 2:1 है, टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू 0 पे ए और बी के एटम्स का रेशियो 2:1 है। तो बताना है जब t इक्वल टू 24 मिनट हो जाएगा, t इक्वल टू 24 मिनट हो जाएगा तो a और b के एटम्स का रेशियो क्या होगा। तो 24 मिनट में पहले मतलब a का कितना हाफ लाइफ हो गया, तो 4 हाफ लाइफ। तो उसके अगर इनिशियल 2 एन नॉट एटम्स मान लिए जाए तो 4 हाफ लाइफ के बाद इतना बचेगा। और इसका एन नॉट एटम है, इसके 24 मिनट में कितने हाफ लाइफ, तो 3 हाफ लाइफ। तो उसके कितने एटम बचेंगे, तो एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 3। इसका रेशियो ले लेना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट अगर किया जाए तो एक 2 बचेगा यहाँ पे, 2 टू दी पावर 3 कैंसिल करेंगे, एक 2 बचेगा, 2 कैंसिल हो गया, एन नॉट कैंसिल हो गया, मतलब ये रेशियो आ गया 1:1। तो अब क्वेश्चन रिवर्स में सोचा जाए। इनिशियली रेशियो 2:1 था, तो बताइए कितने टाइम के बाद ये रेशियो 1:1 हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है। या कितने टाइम के बाद ये रेशियो 1:2 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है, तब कैसे करते हैं। जैसे यहाँ तो हमें अगर 1:1 पूछा गया तो दिख रहा है 24 मिनट। करते कैसे इसको, मान लेते कि t टाइम में ऐसा होगा, t मिनट, ठीक है। तो t मिनट में कितने हाफ लाइफ पहले रिएक्शन के, तो t/6, जबकि दूसरे रिएक्शन के तो t/8 नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इनिशियल रेशियो 2:1 है, तो इनिशियल A के 2 एन नॉट एटम्स हैं और B के एन नॉट एटम्स हैं। तो इतने हाफ लाइफ के बाद बचेगा कितना, तो 2 एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर t/6। और इसके कितने बचेंगे, तो एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर t/8। और इसका अगर रेशियो ले लिया जाए तो ये होना चाहिए 1:1। बात ये समझ में आ रही है। इन दोनों का रेशियो अगर चाहिए हमें तो ये हो जाना चाहिए कितना, तो 1:1। मतलब ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू होना चाहिए 1। तो इसको सॉल्व किया जाए ज़रा। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर t/6 इंटू 2 टू दी पावर t/8 डिवाइडेड बाई एन नॉट। एन नॉट कैंसिल, 2 का पावर आ रहा है सब जगह, इज इक्वल टू होना चाहिए 1। तो यहाँ से अगर लिखा जाए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टू दी पावर ये 1 है प्लस t/8 है, 1 प्लस t/8 माइनस t/6 इज इक्वल टू 1। 2 का पावर क्या होगी, 1 हो जाए, तो 2 का पावर 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। मतलब ये 1 प्लस t/8 माइनस t/6 इज इक्वल टू 0।
2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व करके t निकाला जाए। इन दोनों का अगर एलसीएम ले, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू t/6 माइनस t/8। अब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो गया 24, 4t माइनस 3t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ t बचा, 24 उधर आके t इज इक्वल टू 24। इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग आंसर इसका निकाल लेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर में बनता था, बोला गया कि स्टार्टिंग में ए से बन रहा है बी, बोला गया स्टार्टिंग में ए का 5 मोल हमारे पास है, इसका लैम्डा हमें दे दिया गया 10⁻³ पर सेकेंड। बताना है कुछ, बोला गया बताइए कि 693 सेकेंड के बाद ए का कितना अमाउंट बचेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ n0 अपॉन nt, और इस n0 अपॉन nt के जगह n0 अपॉन nt यूज कर लीजिए, स्मॉल n वाला। आपको n0 की वैल्यू पता है 5, nt आपको निकालना है, टाइम आपको पता है 693 और लैम्डा आपको पता है 10⁻³ रखिए वैल्यू, सॉल्व करके nt की वैल्यू निकाल लीजिए। या थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो थोड़ा सा ध्यान देने पे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में, खासकर फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन में डाटा पे थोड़ा जरूर ध्यान दीजिए। ये क्या दिख रहा है 693, इसका टी हाफ निकालिए, 0.693 अपॉन लैम्डा, ऊपर गया ये कितना हो गया 693 सेकेंड, और हमें 693 सेकेंड के बाद पूछा गया टी हाफ 693 है, मतलब आधा हो जाएगा ये 693 सेकेंड के बाद कितना बचेगा, तो 2.5 मोल। या यहाँ पे इतना सेकंड के बाद बोला गया होता तो भी टी हाफ इतना है, उसका डबल ये दिख रहा है, 2 बार आधा कर देना है, 2.5 का भी आधा कर दीजिए, 1.25 मोल हो जाएगा। डाटा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डाटा इस तरीके से जनरली लिया जाता है कि आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। हाँ, बट अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेट करके निकल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन बनाया जाता है कि एक कोई रूम है 2D में रूम है, 2 डायमेंशन में। इस रूम में क्या हुआ कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट गिर गया, बक्से में रखा हुआ था, कुछ कहीं रखा हुआ था, लेकिन निकल के किसी तरीके से गिर गया। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रेडियो एक्टिविटी हो रहा होगा, तो वहाँ पर रेडिएशंस निकल रही होंगी जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। जो गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, ये सब हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं और रेडियो एक्टिविटी से सब निकलती हैं। तो बोला गया कि अभी वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रेज का वो बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। मतलब ये कि जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 10, एक्टिविटी का मैक्सिमम लिमिट है 10 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट। इससे ज़्यादा अगर एक्टिविटी होगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, डेंजरस है। अगर इससे कम एक्टिविटी है तो हम वहाँ पे हम रह सकते हैं, हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा बोला गया कि जब ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट यहाँ गिरा रूम के फ्लोर पे, तो वहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में एक्टिविटी है वो है 100 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट। अभी जब गिरा तो बताना है कि अगर इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ 5 मिनट है तो कितनी देर के बाद इस रूम में एंटर करना हमारे लिए सेफ है। इस रूम में कितने टाइम के बाद एंटर करना हमारे लिए सेफ है। अभी वहाँ पे एक्टिविटी कितनी है 100 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट, तो अभी ये हमारे लिए हार्मफुल है। हमारे लिए सेफ कब होगा, जब एक्टिविटी घट के कितनी हो जाए 10 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट या इससे कम।
तो मिनिमम हमें टाइम निकालना है जब हमारे लिए ये सेफ हो जाए रूम में एंटर करना। तो इसका मतलब क्या है, एक्टिविटी जो इनिशियल 100 है वो घट के कितनी हो जाए 10। आपको टाइम निकालना है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाए, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी की जगह यहाँ पे ए नॉट बाई ए टी यूज़ कर लीजिए। ए नॉट कितना है तो 100 है, ए टी कितना है तो 10 है, टाइम हमें निकालना है और लैम्डा कितना होगा तो 0.693 बाई टी हाफ, यहाँ से टाइम आ जाएगा। पता चल जाए कितने टाइम के बाद एक्टिविटी 100 से घट के 10 पे चली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व कर लिया जाएगा। वो हमारे लिए सेफ है जाना वहाँ पे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी होता है। इनफैक्ट इस तरह का एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, पहले आया है जब जेईई मेंस के सिलेबस में भी होता था रेडियो एक्टिविटी। एक और इसी तरह से क्वेश्चन, एक कोई लैब है, इस लैब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं, उन पे रिसर्च होता है, दवाइयाँ बनाई जाती है जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। ये उसका लैब है, बोला गया ऐसा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का एक एप्लीकेशन मेडिसिन में भी किया जाता है, ठीक है। एक हॉस्पिटल है, सपोज करो इंजेक्शन है कुछ, यहाँ पे लैब में जो बन रहा है वो एक इंजेक्शन है, ठीक है। यहाँ हॉस्पिटल में एक पेशेंट को वो इंजेक्शन लगना है और उस इंजेक्शन में कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट X का, तब वो उसके लिए काम का है। अगर इससे कम हो गया तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से इस लैब से एक आदमी लेके उसको निकलता है और उस लैब से हॉस्पिटल के बीच का डिस्टेंस बता दिया गया, कुछ डिस्टेंस क्या, चलो उसको छोटा कर दिया जाए। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उस आदमी को 4 घंटे लगेंगे। ये जो X है इसका हाफ लाइफ हमें बता दिया गया, कुछ बता दिया गया, कुछ भी मान लेते हैं 0.6 आर, 0.6 आर। तो बताना है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब वो आदमी यहाँ से इंजेक्शन लेके निकले तो उसमें मिनिमम कितना ग्राम वो एलिमेंट हो सो दैट यहाँ तक पहुँचे तो वो इंजेक्शन उस आदमी के लिए बेनिफिशियल रहे। मिनिमम यहाँ पे कितना ग्राम लेके निकले सो दैट यहाँ पे पहुँचे तो उस आदमी के लिए वो बेनिफिशियल रहे। इस आदमी के लिए बेनिफिशियल कब होगा, जब मिनिमम कितना होगा उसमें इंजेक्शन में वेट X का तो 5 ग्राम। मतलब क्या निकालना है आपको क्या पता है क्या निकालना है? आपको पता है कि आपको 5 ग्राम चाहिए, कब, जब वो यहाँ पहुँच जाए। लेकिन जब पहुँच रहा होगा तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा पूरे टाइम। तो यहाँ पे क्या लगाना चाहिए हमें, फार्मूला क्या लगाना चाहिए, तो वही वाला फार्मूला लगाना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी की जगह यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी। हमें क्या पता है, डब्ल्यू नॉट पता है, डब्ल्यू टी पता है, तो हमें पता है डब्ल्यू टी 5 ग्राम हमें चाहिए। यहाँ से कितना लेके निकला जाइए हम लोग निकालना है, टाइम हमें पता है 4 आवर और लैम्डा 0.693 बाई टी हाफ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड, फर्स्ट ऑर्डर को इन्वॉल्व करते हुए। फर्स्ट ऑर्डर में जैसे क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग ने 2 चीज़ें और देखी थी, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन। तो जो फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल और फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल में हम लोगों ने निकाले थे, सेम वही फॉर्मूले यहाँ भी यूज होंगे, उसी तरीके से यूज होंगे। बस करना क्या है, वहाँ पे जो K था उसको रिप्लेस कर देना है लैम्डा से, और वहाँ पे जो C था उसको रिप्लेस कर देना है N से, नंबर ऑफ एटम से, कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ एटम से और रेट कांस्टेंट को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से। सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी अप्लाई होंगे जो फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल या फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन में देखा गया था। हालांकि केमिस्ट्री में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रेडियो एक्टिविटी में क्वेश्चंस पैरेलल और सिक्वेंशियल को इन्वॉल्व करके नहीं दिया जाता है, लेकिन फिजिक्स में दिया जाता है। तो फॉर्मूले जो हम लोगों ने लिखे हैं उसको आप एक बार फिर से लिख लेंगे यहाँ पे।
फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल के और सिक्वेंशियल के फॉर्मूले, बस उसको चेंज करके के की जगह लैम्डा यूज़ करेंगे और कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ एटम्स यूज़ करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला मॉडिफाई करके सारा यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे बनाए जाते हैं।